हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर लिए थे। आज के वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 कॉल्ड एज प्राइवेट, पब्लिक या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, आपको जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे वहां पे, जरूर से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो होगा चैप्टर नंबर 3 के बारे में, क्लास 11 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज। ठीक है, देखना तो 3 टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक मतलब बेसिकली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशंस या गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो 3 फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर हम पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम तीनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होता है और गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला, दैट इज कॉल्ड एज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एज द नेम सजेस्ट, डिपार्टमेंटल कम्स फ्रॉम द वर्ड डिपार्टमेंट। तो जब और गवर्नमेंट के अंदर ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना दिया जाए एक सेपरेट काम के लिए, तो वो जो डिपार्टमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो उसका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है। जैसे ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, उस पार्ट को बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। जैसे इंडिया के अंदर जो हमारा रेलवेज है, रेलवेज एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। या फिर जो कंट्री के अंदर हमारा डिफेंस है, पोस्ट ऑफिस है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीफोन सर्विसेज है गवर्नमेंट का, बीएसएनएल जैसे, ये सब जो है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का एग्जाम्पल है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर है। सबसे पहला जब पब्लिक सेक्टर बना था, किससे शुरू हुआ था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, जहां पे गवर्नमेंट के अंदर ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया है। वो सेपरेट डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक काम है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, अब रेलवे डिपार्टमेंट का क्या काम है? सब एक्टिविटीज देखना रिलेटेड टू रेलवेज। वैसे डिफेंस डिपार्टमेंट, उनका काम है डिफेंस देखना। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, उनका काम है पोस्ट ऑफिस वर्क देखना। ठीक है, देखना, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना फॉर्म है पब्लिक सेक्टर का। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वन ऑफ द डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले जो शुरू हुआ था गवर्नमेंट स्टार्ट किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन द गवर्नमेंट, कुछ अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे स्कूल के अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, तो ये जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है या ये जो साइंस डिपार्टमेंट है, क्या इसका अलग से एग्जिस्टेंस है? नहीं, ये स्कूल का ही एक पार्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक काम देखता है। जो कॉमर्स डिपार्टमेंट, इट लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉमर्स। साइंस डिपार्टमेंट, इट लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू साइंस। समझ में आ रहा है? तो ये जो साइंस डिपार्टमेंट या कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इनका कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, ये स्कूल का ही एक पार्ट होते हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। राइट, इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल। कौन कंट्रोल करता है उसको? मिनिस्ट्री
और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, उसमें एक रेल मिनिस्टर अपॉइंट होता है जो कि एक्टिविटीज देखता है रिलेटेड टू रेलवेज। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे फेमस इंडिया में रेलवेज जो आईआरसीटीसी, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। इंडिया में डिफेंस हो गया, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिसेस हो गए, ब्रॉडकास्टिंग या टेलीफोन सर्विसेज हो गया जैसे कि बीएसएनएल हो गया, ये सब एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर जो है दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्लियर? What are the characteristics of departmental undertakings? First, they operate under the overall control of one of the ministries of central or state government. तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को पर्टिकुलर मिनिस्टर्स के कंट्रोल में रहता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इट हैज नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पैसा कहां से आता है? दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तुम देखिए होगे बजट्स में गवर्नमेंट रेलवे में पैसा एलोकेट करता है, तो रेलवे में पैसा कहां से आएगा? जो गवर्नमेंट बजट बनाएगा, बजट में से कुछ पैसा रेलवेज को एलोकेट करेगा। द रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी कमाई होगा सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट होगा। ठीक है, द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स। जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स हैं, और सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट एंड कंपेंसेशन रूल लागू होगा। तो गवर्नमेंट का जो रूल एक सिविल सर्वेंट के लिए है, वही रूल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज के लिए होगा। लास्ट, they are under the direct control of departmental head who is accountable to the concerned minister। तो वो किसका कंट्रोल में है? डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो कि फिर किसके कंट्रोल में आते हैं? ओवरऑल मिनिस्टर के कंट्रोल में। ठीक है, ये रेलवे मिनिस्टर है, तो रेलवे मिनिस्टर का ओवरऑल कंट्रोल है उस रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर। क्लियर है? जितने भी एम्प्लॉइज है दे आर अकाउंटेबल टू द डिपार्टमेंटल हेड एंड द डिपार्टमेंटल हेड is accountable to the concerned minister. Clear? This was all about the features of departmental undertakings. Clear? Now advantages and disadvantages. Advantages बहुत ही आसान, बहुत ही easy advantages है। ठीक है, सबसे पहला easy formation, बहुत ही आसान है फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। No registration is required for forming a departmental undertakings. Second, the control on departmental undertaking is very effective. हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, और कंट्रोल जो है सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो गवर्नमेंट इसको आराम से कंट्रोल कर पाता है क्योंकि इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, और क्योंकि गवर्नमेंट का ही पार्ट है इसको कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा ठीक से यूज होता है। देयर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्टेरियल सैंक्शन, बजट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। तो पैसा ठीक से यूज होता है क्योंकि पहले तो मिनिस्टर उसको सैंक्शन करता है, गवर्नमेंट बजट के हिसाब से खर्चा होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग होता है, और उसका ऑडिट एंड चेक होता है प्रॉपरली। इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, पैसा जो है मिसयूज होने का चांसेस कम है। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, जवाबदारी। जैसे तुम होमवर्क नहीं करके आए तो यू आर अकाउंटेबल टू मी, मतलब यू आर आंसरेबल टू मी कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ, राइट? वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी आंसरेबल है। किसके तरफ आंसरेबल है? पार्लियामेंट में। There is a direct parliamentary control. The performance of departmental undertakings can be discussed in parliament. So there is a public accountability.
अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, हमको आंसरेबल होंगे, हमको जवाब देना पड़ेगा कि हम क्यों ठीक से परफॉर्म नहीं किए, राइट। नेक्स्ट, पब्लिक रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिपॉजिटेड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो भी कमाई होगा कहां डिपॉजिट होगा, इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस अंडरटेकिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो जो भी पैसा कमाई होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अकाउंट में वो डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट, सीक्रेसी, द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन बी हाईली सीक्रेट। इसीलिए डिफेंस जो है, डिफेंस आज भी इंडिया में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में है, क्योंकि यहां पे सीक्रेसी मेंटेन करना सबसे इजी है। एज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी चीज को डिस्क्लोज करने से मना कर सकता है, पब्लिक के हित में है। इसी वजह से तो गवर्नमेंट का क्योंकि कंट्रोल है पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के ऊपर, और गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना कर सकता है, राइट। इसीलिए यहां पे कोई भी चीज हाईली सीक्रेट मेंटेन हो सकता है। ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज, दैट इज डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि यहां पे सीक्रेसी मेंटेन करना आसान है, इसीलिए इंडिया में डिफेंस जो है आज भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो हर चीज का कुछ एडवांटेज है तो उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो हम देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब एबिलिटी टू चेंज, और इनफ्लेक्सिबल मतलब जो चीज चेंज नहीं हो सकता आसानी से। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वर्क्स अंडर द स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे है। देयर इज टू मच इंटरफियरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, मिनिस्टर्स, टॉप ऑफिशियल्स का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस है यहाँ पे। इट इज ट्रीटेड वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस, दिस रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, मिनिस्टर्स का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस लागू करना, कोई भी चीज को चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सफर्स फ्रॉम इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड इनएफिशिएंसी। क्लियर है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, यहां पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दे हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है सब कहां डिपॉजिट हो रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो रहा है, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में। तो इसी वजह से वहां जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दे आर लैक इन मोटिवेशन, उनके में मोटिवेशन का कमी है, क्योंकि कितना भी प्रॉफिट हो या कितना भी फायदा हो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जब उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला तो लोग ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम नहीं करेंगे, राइट। देखना, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। देयर इज नो इंसेंटिव, कोई भी फायदा नहीं होता है प्रॉफिट अगर ज्यादा हुआ तब भी। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, हम जितना भी मेहनत कर लें हमको कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, प्रमोशंस भी सीनियर को मिलता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से नहीं मिलता। तो जब प्रमोशन भी जो सीनियर होगा उसको मिलेगा, अगर प्रमोशन एफर्ट्स के हिसाब से मिलता, परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता काम करने के लिए। लेकिन अगर प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा तो फिर कोई भी मोटिवेटेड नहीं होगा काम को ठीक से करने के लिए। इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सफर्स फ्रॉम इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। कोई भी एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं रहता काम करने को, क्योंकि जितना भी अच्छा काम कर ले वो
उसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब खुद का डिसीजन खुद ले पाना, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमी, ठीक है। द डिपार्टमेंट कैनॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट as they are subject to budgetary control of government. They are not allowed to use their own revenue. खुद का पैसा यूज नहीं कर सकते फ्रीली, खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकते, सारा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपेंडेंट है। तो सारा पैसा जो ये लोग कमाते हैं सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है और वो लोग खुद के लिए डिसीजंस भी नहीं ले सकते, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा प्लान नहीं बना सकते, सब कुछ डिपेंडेंट है गवर्नमेंट बजट के ऊपर। So they are not free. There is no freedom to use their own money. It has no independence or freedom of utilizing funds in its own way. खुद का कमाया हुआ पैसा खुद ही यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने हिसाब से। तो देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू यूज देयर ओन मनी, ये मिसिंग है in case of departmental undertakings, ठीक है। नेक्स्ट, inefficient management. The departmental undertakings are managed by the government officials. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको मैनेज करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल ज्यादातर ओवरबर्डन होते हैं पेपर वर्क से, ज्यादातर वो लोग पेपर वर्क में फोकस करते हैं और बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। They spend maximum time to answer the queries from parliament or ministry. They can be transferred any time. मन लगाकर काम नहीं करते क्योंकि उनका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। As a result, they have a less sense of responsibility. क्योंकि उनका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है, इसलिए उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी या उनका एफिशिएंसी बहुत कम होता है। तो ये जो एम्प्लॉइज होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, ठीक से काम नहीं करते, सिर्फ पेपर वर्क पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है, इसीलिए उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या उनको एक सेंस ऑफ एफिशिएंसी मिसिंग होता है, राइट। तो दिस इज अगेन अ डिमेरिट। एंड लास्ट, रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म या ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है डिसीजंस लेने में लेट होना, डिले इन डिसीजंस ड्यू टू टू मेनी फॉर्मेलिटीज। जब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करना पड़े तो डिसीजंस लेने में लेट होगा, इसी को बोलते हैं रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है और इसी वजह से कोई भी डिसीजंस लेने में उनको बहुत डिले होता है। The decisions in the departmental undertakings are delayed due to the administrative formalities, paperwork, procedures, etc. Innovation, bold approach, immediate action, which are so essential for the growth of an enterprise, have no place in the departmental undertakings. आज के दिन में efficient होना पड़ता है, bold and quick decisions लेना पड़ता है, but डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ये चीज मिसिंग होता है। इस वजह से दे आर लैकिंग बिहाइंड द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट में फटाफट डिसीजंस लेते हैं और वो लोग फटाफट डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट करते हैं, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पेपर वर्क में ही फंसा रहता है, फॉर्मेलिटीज में ही फंसा रहता है। इसी वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आता है मार्केट में तो वो लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, बिकॉज इनको डिसीजंस लेने में बहुत डिले होता है हमेशा, right? So this was all about what is departmental undertakings, what are the features of departmental undertakings and what are the advantages and disadvantages. Clear है? तो ये पहला फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर हम पढ़े, that is departmental undertakings. Next class में we will start with the public corporation, also called as the statutory corporation. जुड़े रहना चैनल के साथ, चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।